Evening aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all and how's the preparation going on? Hope so आप सबकी preparation अच्छी चल रही होगी. Today I am going to discuss Theory Series 12 for the paper 2. आज की वीडियो में मैं यूनिट 1 से रिलेटेड टॉपिक 4 को पूरा डिटेल में कवर करूंगी, जो टॉपिक है डेवलपमेंट प्लानिंग ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो ये टॉपिक बहुत ही एनालिटिकल है, तो आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ समझिएगा, बिकॉज ये समझने वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड विद योर टॉपिक्स एंड सिलेबस ऑफ पेपर 2. आप सभी का हमने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू, एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज चैनल के थ्रू 60% सिलेबस कवर कर दिया है. हमारा एक ही चैनल है, सभी इस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है. तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपका पेपर 2 का कितना सिलेबस कवर हो गया है. तो आप सभी सिलेबस अपना साथ में रख लीजिए और साथ साथ टिक करते रहिए. मैं आपको बताऊंगी हमने थ्योरी सीरीज 1 to 11 में कितना सिलेबस कवर कर लिया है. सबसे पहले हमने थ्योरी सीरीज 1 में यूनिट 1 का टॉपिक 1 कवर किया था. उसमें हमने आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रिलेटेड है विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो पूरा डिटेल में कवर किया था. तो अगर आपकी कोई भी थ्योरी सीरीज या टॉपिक मिस हुआ हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं. उसके बाद हमने आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है प्लास्टिक एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल. तो इसको भी हमने पूरा डिटेल में कवर किया है. आफ्टर दैट हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 को एक वीडियो में पूरा डिटेल में कवर किया था. उसके जो इम्पोर्टेंट रूल आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब उस वीडियो में कवर कर दिया गया है. आफ्टर दैट हमने यूनिट 1 का टॉपिक 3 कवर किया था जिसका नाम है ई वेस्ट मैनेजमेंट. तो आप सभी सिलेबस में टिक मार्क करते रहिए ताकि आपको पता चले कि 60% सिलेबस क्या कवर हुआ है. आफ्टर दैट नेक्स्ट थ्योरी सीरीज में हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट जो प्रोसेसेस आपके सिलेबस में मेंशन है वो सब पूरा डिटेल में कवर किया है. आफ्टर दैट हमने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की 3 वीडियोस में आपका ऑलमोस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरा सिलेबस कवर कर दिया. उसमें कुछ चीजें हैं जो अभी कवर करनी है हमें. उसके बाद हमने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं आपके सिलेबस में और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब हमने अभी तक कवर कर लिए हैं. आफ्टर दैट हमने आपके सिलेबस का यूनिट 3 का टॉपिक 1 कंप्लीट किया है जिसमें आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. देन हमने यूनिट 4 से रिलेटेड करंट इश्यूज जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कवर किया था पूरा डिटेल में. तो ये करंट इश्यूज जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो उस थ्योरी में हमने यूनिट 4 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था. आफ्टर दैट हमने यूनिट 4 का टॉपिक 5 कवर किया था जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और साथ में हमने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को भी पूरा डिटेल में कवर किया है. आफ्टर दैट जो थ्योरी सीरीज है उसमें हमने यूनिट 4 का टॉपिक 5 का पार्ट 2 कवर किया है जिसमें हमने नेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड पूरा डिटेल में कवर किया है. जो आपके सिलेबस में बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स है वहां पर हमने वो कवर किए हैं. दैट हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है, इन्वायरमेंटल सिस्टम और मास बैलेंस अप्रोच को पूरा डिटेल में एक थ्योरी सीरीज में कवर किया है एक ही वीडियो में. और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इससे रिलेटेड सभी सुपर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जो हमने पेपर 2 के लिए सुपर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की है. तो ये पेपर 2 की बात हो गई है. तो आज की वीडियो में हम यूनिट 1 का जो टॉपिक 4 आपका रिमेनिंग था वो कवर करेंगे. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर थ्योरी सीरीज. एस्पिरेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इसी चैनल पर हम आपको इस एग्जाम से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन प्रोवाइड करेंगे और सभी मटेरियल रिलेटेड विद द पेपर 1 आपको इसी चैनल पर और फ्री टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा. तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए सबसे पहले हमें सबसे जरूरी चीज है कि जो डाटा है उससे रिलेटेड उसको प्रेजेंट करना और साथ में जो वेस्ट सिचुएशंस हैं रिलेटेड विद द सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट उनको एंटिसिपेट करना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए जो भी डेवलपिंग या इम्प्लीमेंटिंग चीजें हैं उन सबको लागू करना बहुत जरूरी है. और साथ में उसके लिए जो सपोर्टिव पॉलिसीज या फ्रेमवर्क सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम अप्लाई किए जाते हैं नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसको भी लागू करना बहुत जरूरी है.
साथ में जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए नॉलेज और कैपेसिटी डेवलप करने के लिए हमें एक प्लान या फिर सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉपर यूज़ जो है इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना कि कैसे हम उचित उपयोग कर सकते हैं किसी भी पर्यावरण की दृष्टि से, किसका, प्रौद्योगिकी का या फिर टेक्नोलॉजी का। तो ये भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करें, इसकी सहायता करें, तो फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट्स को भी लागू करना किसी भी देश के अंदर, किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है या फिर उसको डेवलप करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको ISWM बोलते हैं, ये क्या होता है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, किसके लिए, जो सस्टेन मैनेजमेंट होती है किसी भी सॉलिड वेस्ट की। तो कोई भी ठोस अपशिष्ट होता है उसको हम सस्टेनेबल तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, तो उसकी एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव होता है ये, जिसमें हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट होता है किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के द्वारा उसको हमें जनरेट करना होता है, और उससे जो प्रिवेंटिव या कंसल्टेटिव अप्रोचेस होती हैं जो कि सस्टेन्ड रहे, मतलब लागू की जाए, उनको यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं, वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस के द्वारा, जैसे कि हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस का यूज़ करना चाहिए, कि कैसे हम किसी भी वेस्ट को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उसको सेफ मैनर में या फिर इफेक्टिव मैनर में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इन सभी प्रैक्टिसेस को कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ हम कैसे कर सके, तो इस तरीकों को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो एक तरह से जो ISWM है ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो कोई भी अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी स्टेट के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना है या इम्प्लीमेंट करना है, तो आप उसके लिए एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम पूरा डिटेल में ये कंप्लीट से पढ़ेंगे कि उसके लिए प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं, और उसके लिए क्या क्या ऑपरेशंस हमें लागू करने होते हैं। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है। साइंटिफिक डेफिनेशन देख लेते हैं इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सभी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टेक्निकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर कोई नॉन टेक्निकल हो। तो उन सभी सिस्टम्स को हमें इकट्ठा एक साथ एनालाइज करना होता है। कैसे एनालाइज करना होता है, जब तक कि हम उसको इंटर रिलेट ना कर सके, किसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इसको इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, जो भी इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जैसे कि टेक्निकल हो गया या फिर नॉन टेक्निकल हो गया, तो हम इन सबको इंटर रिलेट करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को हम इंटर रिलेट करते हैं अनदर एरिया के लिए। तो जो भी सिस्टम के अंदर प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज फॉलो करती हैं वो अदर एरिया के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं, तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। तो आज हम पूरा डिटेल में इसको विद एग्जांपल और फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के साथ पूरा डिटेल में समझेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनते रहिएगा। जो भी आपकी क्वेरी रहती है आप मेन कमेंट सेक्शन में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो आप पुट कर सकते हैं। देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या प्रपोज करता है। तो जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये सभी प्रकार के जो ठोस अपशिष्ट धाराएं होती हैं उसके अंदर जो भी दृष्टिकोण है उसको अपनाने का एक प्रस्ताव करता है, और साथ में जो अदर रेंज ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसको आप कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व करें, जैसे कि जो सभी तरह के सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम्स हैं उसके ऊपर आप इसको मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर जो जनरेशन होता है वेस्ट का, जनरेशन से लेकर डिस्पोजल तक सभी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है, और उनको फॉलो करने के लिए एक मैनेजमेंट स्टेप्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर सभी सॉलिड वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है। ज़रूरी चीज़ है कि आप कैसे एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो सस्टेनेबल हो इन्वायरमेंट के लिए, आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको उसको चुनाव करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा, और उसको डिलीवर करने के लिए जो भी ऑप्टिमम या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करना होगा।
तो इसलिए जो इकोनॉमिक या सोशल कंसिडरेशंस हैं इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए उनको सबसे पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो वेस्ट मैनेजर्स होते हैं वो डिज़ाइन करें और ज़्यादा सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट या फिर लिक्विड वेस्ट। तो किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए आप इस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट हो गए, तो आपको बोला जाएगा अगर आपको इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रपोज करना है या फिर आपको उसको लागू कराना है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि वो सस्टेनेबल होना चाहिए, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए उनका, और साथ में वो उसके इकोनॉमिक और सोशल कंसिडरेशंस को भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एनालिटिकल टॉपिक है, हर कोई आपको नहीं समझा पाएगा, नहीं ये मिलेगा आपको कहीं पर। तो जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अडेप्ट करना है, किसके लिए, विद द इफेक्टिव मैनेजमेंट स्कीम्स के लिए। तो जो इफेक्टिव मैनेजमेंट स्कीम्स हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो उसको इसमें अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या है, उस सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन होना चाहिए, साथ में अडेप्टेशन होनी चाहिए, और वो जो सिस्टम है वो करेंट सोशल, इकोनॉमिक या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मीट करना चाहिए, मतलब उन सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो इसके लिए जो आर्थिक, सामाजिक या फिर पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उनको सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सके, इस तरह का आपको एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ता है कहीं पर भी लागू करने के लिए। तो इसके अंदर जो सिस्टम है, ये अगर आप किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ पर आप किस लोकेशन पर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस भी वहाँ पर लोकेशन के अकॉर्डिंगली होते हैं या फिर हो सकते हैं। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। किसकी कंसिस्टेंसी, क्वालिटी की, और जो क्वांटिटी आप वहाँ पर यूज़ करेंगे किसके लिए, रिसाइकल या फिर रिकवर्ड मटेरियल के लिए। जैसे कि आप कंपोजिटिंग करेंगे या फिर वेस्ट टू एनर्जी, जो हमने प्रीवियस थ्योरी सीरीज में पूरा डिटेल में पढ़ा है, वो सारी चीज़ों को अगर आपको टेक्निक्स को आपको लागू करना है तो उसके लिए आपको क्वालिटी और क्वांटिटी जो है रिसाइकलिंग की उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। किसके थ्रू, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। जो क्वालिटी और क्वांटिटी है रिसाइकल या रिकवर्ड मटेरियल की, इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए जो रेंज ऑफ डिस्पोजल ऑप्शंस हैं उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तो उसके लिए जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, मतलब कि इससे कोई भी किसी भी प्रकार का हानि नहीं होना चाहिए वहाँ की स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी के ऊपर। और साथ में जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उनको लार्ज स्केल पर आप ऑर्गेनाइज कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अदर लार्जर एरिया पे, मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट में, ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सभी एरियाज में उसको लार्ज स्केल पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब हम इस डायग्राम और फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो 3 चीज़ें बताई हैं, 3 फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने हैं किसी भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए वो 3 फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो 3 फैक्टर्स हैं वो हैं सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल। तो इन तीनों फैक्टर्स के साथ आपको किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अगर आप कोई भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं कहीं पर भी। तो सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं, जैसे कि ई वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट है, या फिर कोई हज़ार्डस, कोई खतरनाक कचरा है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट रिलेटेड वेस्ट है। तो इन सभी वेस्ट के लिए आप कैसे इस सिस्टम को लागू कर सकते हैं। सबसे पहले जो जनरेशन होता है वेस्ट का, जो वेस्ट इकट्ठा होता है, जनरेट होता है, उसको आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। तो सेग्रीगेट करने के बाद आपको उसका रिसाइकल करना है। रिसाइकल के बाद जो वेस्ट मिलेगा उसको आप इस्तेमाल करेंगे, रीयूज करेंगे दोबारा से। आफ्टर दैट जो रिसाइकलिंग के बाद वेस्ट होता है जिसको आपको कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जो डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट होते हैं वो आप यहाँ पर लागू करेंगे। फिर बाद में आपको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है थ्रू अ व्हीकल। आफ्टर दैट आप उसको रीयूज, डिस्पोजल या फिर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो अगर किसी भी एस्पिरेंट ने प्रीवियस थ्योरी सीरीज को नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज वहाँ पर मैंने ये पूरा फ्लो डायग्राम में जो चीज़ें मेंशन है पूरा डिटेल में मेंशन किया है।
प्रमुख विशेषताएं यानी कि मेजर फीचर्स जो हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो होलिस्टिक अप्रोच है सभी वेस्ट स्ट्रीम्स के लिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी बेनिफिट्स होते हैं कलेक्शन के, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है। मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कलेक्ट करने से, उस वेस्ट से जो भी रिसाइकल करके आपको वेस्ट मिलेगा उससे आपको फ़ायदा लेना है। आफ्टर दैट आपको रिसाइकलिंग की प्रोसेसेस को कंटिन्यू करना है, ट्रीटमेंट करना है वेस्ट का, और फिर बाद में जो वेस्ट बच जाता है उसको डिस्पोजल करना है। तो ये इसका सबसे पहला इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अप्रोच है, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो जो भी अपशिष्ट धाराएं हैं उनके लिए समग्र दृष्टिकोण करना, मतलब संग्रह करना, पुनर्चक्रण करना, उपचार करना और फिर बाद में उनका निपटान करना, ये सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इससे कैसे आप लाभ ले सकते हैं, ये इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ी विशेषता है, फीचर है। उसके बाद जो सेकंड फीचर है वो क्या है, आपको मैक्सिमाइज करना है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किसके लिए, रिसोर्स रिकवरी एट ऑल स्टेजेस। तो ये जो सारी स्टेजेस है जो हमने प्रीवियस थ्योरी में भी पढ़ी है, कलेक्शन, रिसाइकलिंग, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, तो इसमें आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिसोर्स रिकवरी की, वो सभी स्टेजेस में आप कैसे इसको मैक्सिमाइज करते हैं कि आपको वेस्ट को क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, और उससे जो वेस्ट आपको रिसाइकिल के थ्रू मिलता है आप उसको कैसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो ज़्यादातर, जिससे कि उसको डिस्पोजल करने के लिए जो आपके पास वेस्ट बचे वो कम हो। शॉर्ट आपको याद रखना है कि वेस्ट को मिनिमाइज करना है और उस वेस्ट को जैसे आप रिसाइकल करके कहाँ कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एस्पिरेशंस को एकोमोडेट करना है, मतलब जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना है, किससे रिलेटेड, जो वेस्ट जनरेट हुआ है उससे लेकर जो वेस्ट मैनेजमेंट या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन तक उसको पहुंचाने के लिए। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको फॉलो करना है कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके बाद उसको कैसे हम मैनेज करें, उसका अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करें, और साथ में जो उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उस तक हम उसको कैसे पहुंचाएं कि उस वेस्ट को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अपॉर्चुनिटी को वो मैक्सिमाइज कर सके। उसके बाद जो लाइफ साइकिल है किसी भी प्रोडक्ट का उसको फैसिलिटेट करना है, और जो मटेरियल्स हैं उससे रिलेटेड उनके भी लाइफ साइकिल को फैसिलिटेट करना है, और जो ग्रेटर रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है उसको प्रमोट करना है। मतलब ये है कि जो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होनी चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ऐसा ही प्रोडक्ट यूज़ करें, इस्तेमाल करें कि उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा हो, आप उसको ज़्यादा टाइम तक उस मटेरियल को इस्तेमाल करें, और साथ साथ जो उसकी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो, मतलब उससे आप ज़्यादा फ़ायदा लाभ ले सकें प्रोडक्ट से। उसके बाद जो डिफरेंट फंक्शंस हैं जैसे कि टेक्निकल हो गया, मैनेजरियल स्किल्स हो गए, या फाइनेंशियल या फिर पॉलिसी है, इन सबको इंटीग्रेट करना है, इनको एक साथ लेके चलना है। मतलब जो किसी भी वेस्ट जनरेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हो उससे रिलेटेड जो रिसोर्सेज, मतलब आप जो फाइनेंसेस उससे रिलेटेड हैं, उसके लिए जो पॉलिसीज निकाली गई हैं वहाँ की सरकार ने या वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है, तो इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है, इसकी विशेषता है। आफ्टर दैट जो लोकल ओनरशिप है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन सबकी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। तो किसी भी काम को लागू करने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन करानी पड़ेगी, किसके थ्रू, कंसल्टेटिव अप्रोच के थ्रू। मान लीजिए आप किसी भी स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं और आपको इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, तो आपको वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी रिसाइकलिंग की प्रोसेस करेंगे तो उसको कैसे आप कर सकते हैं और इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो कंसल्टेटिव अप्रोच को, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को लागू करने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइए जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें कितनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व थी फॉर द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। तो वो सभी प्रोसेसेस के नंबर कितने हैं, 7 है, 6 है, 5 है, 3 है, तो आपको ये मेंशन करना है। तो सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक, तो आज के टॉपिक के सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि कैसे डेवलपमेंट किया जाता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का। तो किसी भी प्लान को डेवलप करने के लिए, उससे रिलेटेड जो योजना है उसका विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहुत सारी नेशनल गवर्नमेंट है, बहुत सारी राष्ट्रीय सरकारें हैं, उन्होंने UNEP को अप्रोच किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए।
तो इसके अंदर जो यूएनईपी गवर्निंग काउंसिल है या फिर ग्लोबल जो मिनिस्ट्रियल इन्वायरमेंटल फोरम है, उनकी एक मीटिंग हुई थी, 25th सेशन हुआ था कब, फरवरी 2009 के अंदर, किससे रिलेटेड, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए सेशन हुआ था। 25th सेशन हुआ था यूएनईपी का। इसमें क्या किया गया था, इसमें ये बोला गया था कि सभी नेशन जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जो लोकल लेवल पे एफर्ट्स हैं वो भी लागू किए जाएंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। तो जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, इसके कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने के लिए जो राष्ट्रीय स्थानीय प्रयास हैं उन सबको समर्थन प्राप्त हुआ था इस सेशन के थ्रू। तो ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहीं से ISWM प्लान की डेवलपमेंट शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। तो ये जो सेशन हुआ था, इसके रिस्पॉन्स में जो डिसीजन लिया गया था वो किसके रिलेटेड डिसीजन लिया गया था, जो बाली स्ट्रैटेजिक प्लान था फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। तो इसमें यूएनईपी ने ये डेवलप किया था ISWP का प्रोग्राम ऑन दिस इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इस निर्णय के लिए जो क्षमता निर्माण या फिर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, उसके लिए बाली रणनीतिक योजना को आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली। उसके बाद जो प्रोग्राम है, इसके अंदर सपोर्ट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो चाहिए होता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, उसके ऊपर एक्शन लिया गया, उसके ऊपर ध्यान दिया गया इस प्रोग्राम के थ्रू। तो यहीं से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। हम नंबर ऑफ एक्शंस जो हैं, जो नई नई कार्रवाई की गई थी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो क्या है वो ध्यान से पढ़िएंगे सब। सबसे पहले जो गाइडलाइंस है इसको डेवलप करने के लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो गाइडलाइन थी वो उसके अंदर 4 सेट ऑफ गाइडलाइंस आई थी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर कवर किया गया था कोई भी वेस्ट कैरेक्टराइजेशन है या फिर क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं करेंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके अंदर टारगेट सेटिंग की गई थी कि कैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं रिलेटेड विद इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कैसे ISWM के प्लान को डेवलप करना है। तो ये इसकी पहली गाइडलाइन ऑफ एक्शन के अंदर इंक्लूड था। तो इसके अंदर 4 सेट ऑफ गाइडलाइंस थी, जिसके अंदर सबसे पहले जो गाइडलाइन है उसके अंदर क्या करना था, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आप कैसे दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो उसके लिए वर्तमान जो अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है उसके लिए जो हितधारक है उनके मुद्दों की पहचान करना और फिर जो योजना है उसको कैसे विकसित किया जाए, उसको कैसे शामिल किया जाए किसी भी प्लान के अंदर। तो ये इसका पहला काइंड ऑफ एक्शन था। जो सेकंड इसका एक्शन था गाइडलाइंस का, वो ये था कि जो पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उनको एमर्ज किया जाए और कैसे वेस्ट स्ट्रीम जैसे कि ई वेस्ट है, कोई भी एग्रीकल्चर बायोमास है या फिर वेस्ट प्लास्टिक है, तो उनसे रिलेटेड जो पायलट प्रोजेक्ट है उनको कैसे लागू किया जाए। उसके बाद जो थर्ड गाइडलाइन एक्शन था वो ये था कि रीजनल और सब रीजनल ट्रेनिंग जो है पॉलिसी मेकर्स के लिए और साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं जो ISWM के लिए वर्क कर रहे हैं, प्लान के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उन सबको क्या करना है, एक तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जिससे कि वो एमर्जिंग जो वेस्ट स्ट्रीम्स हैं उसके ऊपर वर्क कर सके। तो उनके लिए क्षेत्रीय या फिर उप क्षेत्रीय प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत थी जिससे कि ISWM सिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से एक्शन लिया जाए और लागू किया जाए। तो 4th नंबर की जो गाइडलाइन है वो ये है, इसके अंदर जो इंटरेक्टिव एडवाइजरी सपोर्ट है ISWM के लिए उसको फॉलो किया गया और जो एमर्जिंग वेस्ट स्ट्रीम्स हैं उससे रिलेटेड जो सलाहकार हैं उनकी जो सहायता चाहिए तो वो सब इसके अंदर लागू किया गया। तो ये 4 गाइडलाइन है। सबसे पहले गाइडलाइन आप जो है वो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वांटिफिकेशन किया गया, जो भी कोई करंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मान लीजिए लागू किया है तो उसके अंदर कैसे उसको कैरेक्टराइज करना है, उसको क्वांटिफाई करना है। दूसरे में जो उससे रिलेटेड पायलट प्रोजेक्ट है उनको कैसे लागू करना है वेस्ट से रिलेटेड। तीसरे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और 4th में क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, कैसे, एडवाइस के थ्रू। तो ये 4 स्टेप्स को आपको याद रखना है। हम देख लेते हैं कि अभी हमने इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखते हैं कि इसको फोकस करने की क्यों जरूरत है, हम क्यों ISWM के बारे में इतना पढ़ रहे हैं और क्यों आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको फोकस करना क्यों जरूरी है। तो कोई भी सिटी है अगर उसकी ग्रोथ करनी है विद एन इंक्रीज इन इट्स इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ साथ, तो उसके लिए जरूरी है कि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन पैटर्न्स हैं उनको ड्रिवन करना
उनको जो उत्पादन या खपत पैटर्न है उनको संचालित करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे संचालित होगा? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। इसलिए कोई भी अगर डेवलप सिटी होती है, जैसे बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, तो वहां पर ISWM को लागू किया जाता है ताकि वहां की जो सारी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, एक प्लान बना जाए, एक सिस्टम बनाया जाए और उसको डेवलप किया जाए। तो इसलिए बहुत सारे सालों से ये सब एक्टिविटीज जो है इनको मैप किया जा रहा है। और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं वहां पर इसको ज्यादा लागू किया जाता है, बिकॉज वहां से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसकी वजह से जो सिटीज है वहां के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ है, उनका जो रहन सहन है उसके स्तर पर सुधार हुआ है। और साथ में जो कमर्शलाइजेशन का एक्सटेंट है, मतलब जो शहरों में व्यवसायीकरण होता है उसकी सीमा ने खपत के पैटर्न को, वहां के जो कंजप्शन पैटर्न है उसको भी बदला है। और साथ में जो वेस्ट कॉम्पोजिशन है, महत्वपूर्ण रूप से उसको कैसे इस्तेमाल करना है वेस्ट कॉम्पोजिशन को, तो इन सब चीजों के पैटर्न को इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू बदला गया है। और इसकी वजह से वहां की सिटी की ग्रोथ भी हुई है और साथ में जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है उनको भी बढ़ावा मिला है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्यों हमें क्यों जरूरत है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस फ्लो चार्ट के थ्रू। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसकी क्या जरूरत है, तो सबसे पहले जो सिटीज हैं उसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो शेयर ऑफ GDP ग्रोथ है उससे रिलेटेड जो अदर थिंग्स हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो वेस्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वेस्ट भी ज्यादा जनरेट हो रहा है। इसलिए हमें जरूरत है कि हमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम या प्लान्स को डेवलप करना है, उसको लागू करना है। और दूसरा कारण क्या आता है? दूसरा कारण है कि जो चेंजिंग लाइफस्टाइल्स है, जो कंजप्शन पैटर्न्स हैं हमारी जनरेशन के किसी भी सिटी के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। साथ में जो उस वेस्ट की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए जो कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट है वो बहुत ज्यादा वेरिड हो गया और चेंज हो रहा है। तो अलग अलग तरह के वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है सिटीज के अंदर, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहे हैं। देयर इज अ नीड फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसलिए हमें ISWM की जरूरत है। थर्ड फैक्टर देख लेते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से और ज्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि हैजर्डस या फिर टॉक्सिक वेस्ट है, तो इसके लिए ISWM की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट जो से रिलेटेड जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उसको फॉलो कर रही हैं। इसमें जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी यूज तक, मतलब उसको किस हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद, और साथ में जो सेफली प्रोसेस है डिस्पोजल वेस्ट का विद द मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना, इनको लागू करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ISWM की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट या फिर कोऑर्डिनेशन है वेस्ट मैनेजमेंट का, वो नेसेसिटेट करता है कि जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है हर एक स्टेज के अंदर वेस्ट स्ट्रीम की। मतलब जो जैसे कि हर तरह के वेस्ट जनरेट हो रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। टेक्नोलॉजीज को कौन लागू करेगा? जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, वो डिजाइन करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कि कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं और किस मैनेजमेंट सिस्टम से हम कौन से वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसीलिए जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसकी जरूरत है फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसके लिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि देयर इज अ ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट दैट वेस्ट हैड ऑन द लोकल इन्वायरमेंट। तो सबसे आप सबको तो पता ही होगा कि वेस्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, चाहे एयर हो चाहे वाटर। अगर आप कहीं पर वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर आप उसको डिस्पोजल अच्छे से नहीं कर रहे हैं, पानी में फेंक दे रहे हैं, तो वहाँ की जो मैरीन लाइफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एयर में अगर कोई टॉक्सिक अमाउंट जो है स्प्रेड हो जाएगा तो उससे एयर पोल्यूट हो जाएगी या लैंड भी डिग्रेड हो सकती है। तो इससे ह्यूमन की हेल्थ भी जुड़ी है और साथ में हमारा इन्वायरमेंट सिस्टम भी जुड़ा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देयर इज अ नीड फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी कि किससे इस प्लान को लागू किया गया था, तो उस प्लान का, स्ट्रैटेजिक प्लान का आप नाम बताइए, वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। विल कवर कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को, तो हम योजना को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर प्लान है फॉर द मैनेजिंग ऑफ डाइवर्स स्ट्रीम, तो उसके लिए उस प्लान का फ्लेक्सिबल अप्रोच को लागू करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने कोई भी पर्टिकुलर प्लान बनाया इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको आप एक स्टेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो लागू कर पा रहे हैं, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस अप्रोच को आप लागू करने में फेल हो गए हैं। तो इसलिए उस स्ट्रीम का, उस अप्रोच का, प्लान का फ्लेक्सिबल अप्रोच को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्टेक होल्डर्स है उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। और साथ में जो अल्टरनेटिव्स हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। मतलब कि मान लीजिए आप किसी भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि आप किसी भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को लागू कर रहे हैं पटना के अंदर, तो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलके उस प्लान से रिलेटेड काम कर रही है, लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुजफ्फरपुर सिटी में उस प्लान को लागू नहीं कर रही है। वो बोलेंगे कि वहां पर हम अवेलेबल नहीं है या हमारे पास वो अप्रोचेज नहीं है जिसको हम फॉलो कर सके। तो इसलिए हमें इस अप्रोच को, फ्लेक्सिबल अप्रोच को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम पार्टिसिपेटरी लेवल पर, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलजुल के काम कर सकें। वो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से उस प्लान को डेवलप करना होगा। चीजों के लिए जो स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है उसका लागू करना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए किसी भी अप्रोच को फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए द नीड ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है और कैसे इसकी मदद से हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डेवलप कर सकते हैं, उस प्लान को हम लागू कर सकते हैं, योजना को विकसित कर सकते हैं। सभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल में कवर करेंगे। आप सभी ध्यान से सुनते रहिएगा और सब चीजों को साथ साथ समझते रहिएगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस यानी कि सामरिक योजना प्रक्रिया क्या होती है। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, किसके बेसिस पे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए। तो इसके अंदर फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेबिलिटी हो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की और साथ में ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस प्लान से इन्वॉल्व है तो उसको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को उस प्लान से रिलेटेड सभी चीजों को लर्न करने की और थिंकिंग करने की वहां पर इम्पोर्टेंस या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो एसपी होती है ये कंटिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है इसको, एंड इट इज नॉट अ वन टाइम और या फिर क्वांटम एक्टिविटी नहीं होता। तो इसलिए कि सतत प्रक्रिया होती है एसपी जो है, और इसके अंदर जो क्वांटम गतिविधियां हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो इसलिए जो ये प्रोसेस है इसको शुरू करने के लिए जो सिचुएशन एनालिसिस है, मतलब किसी भी इंटरनल जो प्लान है उसको एसेस करना बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज जो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल है इफेक्ट्स हैं उनको भी एसेस करना, उनको पहले सोचना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सिटी के इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए, तो आपको उस प्लान का हर तरह से सोचना है कि वहां पर जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो उसके अंदर लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और साथ में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनको भी आपको साथ लेकर चलना है। लाइक जैसे कि इस प्रोसेस के अंदर जो सिचुएशन होती है उसको आपको केयरफुली इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो राइट पाथ पर वर्क कर रही है, मतलब वो किसी भी तरह का जो गोल विजन है उसको मतलब उससे हट तो नहीं रही है, मतलब लाइक इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उससे रिलेटेड अपने टारगेट या ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए उसको वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही है उस प्लान को लागू करने के लिए। तो इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का यही मतलब है कि प्लान तो लागू होना चाहिए वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, लेकिन वहां की जो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वहां की किसी भी तरह की एयर, वाटर, लैंड जो है वो पोल्यूट नहीं होनी चाहिए उस प्लान से। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, एक सामरिक योजना क्या है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक मैनेजमेंट टूल है जो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने गोल्स जो है रिलेटेड विद द ISWM को अचीव कर सके। तो जो टर्म स्ट्रैटेजिक है इसको हम प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये प्रिपेयर करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्कमस्टांसेस है रिलेटेड विद द डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक टूल है।
तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है ये एक चॉइस है, एक रणनीतिक योजना है, ये एक विकल्प है जो मेड आउट होता है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव से। तो इसमें आप अलग अलग प्लानिंग के थ्रू क्या है, आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स को, कई विकल्पों को एक साथ लेकर चल सकते हैं और उसको आप कैसे लागू कर सकते हैं और क्या ज़रूरत है उनको लागू करने के लिए, यहाँ पर आप ये चीज़ें मैप कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रायोरिटाइजेशन है इन सब चॉइसेस की, उसके लिए टाइमिंग ऑफ एक्शन या फिर जो एसोसिएटेड चॉइसेस है उनका होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चॉइस को आपको फॉलो करना चाहिए, पहले कैसे आपको इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को किस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लागू करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है किसके अंदर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर। मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी के। तो कोई भी स्ट्रैटेजी है सबसे पहले उसका असेसमेंट करना ज़रूरी है रिलेटेड विद द डायग्नोसिस। तो कहाँ से हमें उस स्ट्रैटेजी को शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग करना, मतलब प्लानिंग करना उसका बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट टेकिंग द एक्शन, क्योंकि जो भी उससे रिलेटेड कार्रवाई है उसको आपको कैसे करना है, तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि मॉनिटरिंग या फिर इवेल्युएशन कैसे करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी के अंदर ही इन्वॉल्व है कि आप कैसे किसी भी सिटी की या फिर डिस्ट्रिक्ट की आप इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लागू कर रहे हैं, तो आप उसकी मॉनिटरिंग या फिर उसकी इवेल्युएशन कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंटिन्यू टुगेदर रीइंफोर्स करनी चाहिए, एक दूसरे से इन्वॉल्व होने चाहिए। कोई भी कंपोनेंट जो है वो किसी भी बेस्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए वो पार्टिसिपेशन को जरूर फॉलो करना चाहिए। तो वहाँ की जो लोकल स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, उन सबको मिलकर काम करना चाहिए फॉर द गुड एग्जिस्टिंग प्लान या फिर प्रोसेसेस के लिए। तो ये सभी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है ये किससे रिलेटेड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की इन शॉर्ट में डेफिनेशन बताइए कमेंट सेक्शन में कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को आप वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हमें 1 या फिर 2 इंस्टीट्यूशन ही वर्क करेंगे मिलके। इसके लिए एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पब्लिक, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, तो उन सबको मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पार्टिसिपेशन का, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा महत्व है किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए और कोई भी जॉइंट अंडरटेकिंग के लिए। तो साझा जिम्मेदारी यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो पार्टिसिपेशन होती है वो किसकी होती है, जो स्टेक होल्डर ग्रुप्स हैं उनके लिए पार्टिसिपेशन का ये मतलब है कि वो मिलके आपस में क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं वो, तो ये सब पार्टिसिपेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इसके लिए जो रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी है वो एक ब्रॉड बेस ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, मतलब वहाँ के स्टेक होल्डर्स को स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके अंदर जो ग्रुप इन्वॉल्व है उनको पता होना चाहिए कि क्या प्लान चल रहा है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लिए। आफ्टर दैट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए टाइम टू टाइम रिलेटेड विद द स्ट्रैटेजी और साथ में उनको पर्पस पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है और उसके सोल्यूशन क्या है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, अगर एग्जाम में पूछेंगे तो वो है पार्टिसिपेशन या फिर स्टेक होल्डर्स या ग्रुप का मिलकर वर्क करना। तो ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का सबसे बड़ा एम है। इस फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है। सबसे पहले प्रिपरेशन होता है किसी भी प्लान का और वहाँ पर जहाँ पर वो प्लान लागू कर रहे हैं वहाँ की करंट सिचुएशन क्या है, वहाँ की वैल्यूज़ क्या है और कैसे आप उस प्लान को वहाँ पर आप क्यों लागू करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द वांट एंड व्हाट इज़ द नीड कि आप वहाँ पर उसको लागू कर रहे हैं एंड हाउ टू गेट देयर, आप उस प्लानिंग प्रोसेस को वहाँ पर कैसे लागू कर सकते हैं और कैसे उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट गोल, ऑब्जेक्टिव या एक्शन प्लान्स हैं उनका फॉलो करना, उसका इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो फॉलोअप मॉनिटरिंग है, टाइम टू टाइम उसको देखना कि वहाँ पर गोल ऑब्जेक्टिव्स को लगातार उन पे वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, सब चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के लिए। कि कैसे यूज कर सकते हैं हम किसी भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जो रणनीतिक योजना है उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं ISWM के लिए। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो जैसे कि हमने देखा है एक एसेंशियल, एक ज़रूरी चीज़ है टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रिलेटेड। मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आप वेस्ट मैनेजमेंट को डील कर रहे हैं
तो उसके लिए उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, इसके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, ये एनकरेज करते हैं जो कंसिडरेशन है सोशल, इन्वायरमेंटल या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो ये सभी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोसेस को हमने अभी फिगर के थ्रू समझा है, फिगर 2.2 के थ्रू, तो इसके अंदर जो सिचुएशन एनालिसिस है, जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है, वो बिगिन होती है, स्टार्ट होती है किसी भी असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेटस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसके अंदर जो की एरियाज ऑफ कंसर्न है वो सब आइडेंटिफाई होने चाहिए, बेस्ड होने चाहिए किसके ऊपर, वैल्यूज के ऊपर। तो किसी भी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के अंदर कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लागू करने के लिए वहाँ की वैल्यूज के ऊपर उनका कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। एक्शन प्लान है किसी भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, वो तभी मॉनिटर्ड होगा और वो चेक करेगा कि वो कितना इफेक्टिवनेस है कोई भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए एसेंशियल है, ये ज़रूरी है कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसका इस्तेमाल होना चाहिए किसके लिए, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है उसके लिए 3 एरियाज डिवाइड किए गए हैं। तो वो 3 एरियाज आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लागू करने के लिए किसको फॉलो किया गया था, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1970 है इसको फॉलो किया गया था इसके लिए। तो इसमें जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1970 है वो सेट आउट करता है कि कुछ जो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए, स्ट्रैटेजिक प्लान के लिए। उसके अंदर जो की आउटकम्स हैं, मतलब उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर इस प्लान को आप प्लानिंग को लागू करते हैं किसी भी सिटी के अंदर या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर। मान लीजिए आपने बिहार में इसको पटना के अंदर या फिर मुजफ्फरपुर या अदर किसी भी गया सिटी के अंदर इसको आपने इम्प्लीमेंट किया है किसको, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को, तो आप कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन प्लान है वो आपको बनाना पड़ेगा। उसमें जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस है कि कैसे जनरेशन करना होगा, वहाँ का जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट आपको कैसे करनी होगी, उसको रिडक्शन कैसे करना होगा, एज वेल एज जो उससे रिलेटेड कमर्शियल या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको आपको कैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के वेस्ट को इंटीग्रेट करना होगा। वहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ेगी, तभी आप ISWM की प्रोसेस को कर सकते हैं लागू। उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होती है वो वहाँ की करंट वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे की जाती है। तो वहाँ पर जो मीन्स जो भविष्य में जो कचरा है उसकी मात्रा को और साथ में जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको, कचरे को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे आपको प्रबंधन करना है, तो उन सबको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ के जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं किसी भी एक्टिविटी से, तो उसको आपको कम कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट से रिकवरी कैसे कर सकते हैं, रिसोर्स रिकवरी, मतलब जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आप अदर किस प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी रिसोर्स रिकवरी होगी। आफ्टर दैट आप उस वेस्ट को कलेक्ट कैसे करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे और डिस्पोजल ऑप्शन उसके लिए क्या क्या अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर। उसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस प्रोविजन के लिए, तो उनके लिए जो की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उन सबको भी लागू करना जरूरी है एज पर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1970 के अकॉर्डिंगली। ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को इंक्लूड किया गया था इन 3 एरियाज के अंदर। तो सबसे पहले हमने मेट्रो प्लान एरिया का बारे में रिलेटेड एग्जाम्पल के रूप में इसको पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सी एरिया में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर लागू कर सकते हैं। जो एरिया वो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शेड्यूल। तो इसके अंदर जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शेड्यूल है इसमें एक असेसमेंट की ज़रूरत होती है ऑफ द नीड्स की, क्या क्या ज़रूरत होगी यहाँ पर प्लान को लागू करने के लिए और क्या प्रायोरिटीज़ हैं, पहले कौन सी वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है, कौन से वेस्ट को आपको पहले ट्रीटमेंट देना है थ्रू द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्या प्रेफर्ड लोकेशन है फॉर द म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ के लिए अदर देन द लैंडफिल, की लैंडफिल के अलावा और अदर कौन सी मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, कौन सी मैनेजमेंट सुविधाओं को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं विद द मेट्रोपॉलिटन प्लान या फिर सिटी। तो इसके लिए जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट या फिर रिसोर्स रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आपको कैसे लागू करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आपको सबसे पहले जो न्यू म्युनिसिपल वेस्ट रिसोर्स रिकवरी लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा,
फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द इन्वॉल्व लोकल अथॉरिटी या फिर स्टेक होल्डर्स के साथ। तो जो वहाँ के प्रमुख हितधारक हैं उनके साथ मिलकर आपको वहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपने की है फॉर द म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उसको लागू करना होगा। तो ये सारे स्टेप्स है। किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को। जो एरिया वो है मेट्रोपॉलिटन लैंडफिल शेड्यूल। तो थर्ड एरिया के अंदर जो है हम सबसे पहले 10 साल का शेड्यूल बनाते हैं कि कैसे लैंडफिल एरिया की फीलिंग होगी, जो वहां पर अवेलेबल लैंडफिल है फॉर द रिलेटेड विद द वेस्ट से रिलेटेड जो है डिस्पोजल जो करते हैं, उसमें हमें प्रोग्राम जो है उसको इंक्लूड करना होगा कि कैसे वहां पर जो रिहैबिलिटेशन या एग्जिस्टिंग लैंडफिल साइट है उसको रिप्लेस कैसे करना है, उसको बदलना कैसे है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम प्रोसेसेस करना, प्रोग्राम प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्रोसेसेस और प्लानिंग में ये जरूरी है कि कब वो पर्टिकुलर लैंडफिल साइट को क्लोजर करना है, बंद कब करना है, और साथ में जो फ्यूचर लैंडफिल कैपेसिटी है उसके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान कैसे करनी है। तो ये 3 हमने इसके पर्टिकुलर एरियाज यहाँ पर पढ़ लिए हैं फॉर द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए। तो ये 3 एरियाज की आप मुझे मेन हेडिंग बताइए कि जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ी है कि ये 3 एरियाज क्या है और कैसे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। डिटेल में कवर करेंगे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कैसे लागू होती है और ये क्या इसमें इन्वॉल्व है। तो जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान होता है ये ज्यादातर फोकस करता है किसके लिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ज्यादातर जो अधिकांश जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है ये किसके लिए लागू किया जाता है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। तो इसलिए बहुत सारे स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि एक विजन होना चाहिए उस प्लान को लागू करने का, कि क्या विजन है, आप क्यों इसको प्लान को लागू कर रहे हैं, उसका मिशन क्या है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसमें इन्वॉल्व, या फिर क्या क्या एक्शन उसको लागू करने के लिए वहां पर मिक्स किए गए हैं, एक साथ इन्वॉल्व किए गए हैं। तो ये सारे जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सबको एक साथ लेकर मिलाकर चलना जो है उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना किसी भी पर्टिकुलर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या फिर अदर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जो इसमें जो टारगेट्स होते हैं, जो यहाँ के लक्ष्य होते हैं वो क्या होने चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होने चाहिए। तो इसके लिए टाइम टू टाइम जो प्लान्स है वो सेटअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि एक प्लान हमने सेटअप कर दिया और 10 साल तक उसको लागू ही नहीं किया और वो प्लान वहीं पर खत्म हो गया। तो टाइम टू टाइम उसको रिन्यू करना, उसको अप्लाई करना, उससे रिलेटेड क्या क्या वहां पर अपडेट्स हैं तो उन सबको अचीव करना बहुत जरूरी है, अगर वहां पर उस प्लान के मिशन को या फिर गोल को वहां पर आपको अचीव करना है। तो उसके लिए जो ये प्लान है उसका इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है, कोई भी स्कीम आप लागू करती है सरकार या कोई भी प्लान बनाती है फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सबसे जरूरी चीज होती है कि उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपडेट करना, वहां पर रिन्यू करना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट जो रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट मेथड है वो कॉमन फीचर है किसके लिए, किसी भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए। तो ये 3R जो है आपके सिलेबस में मेंशन है, ये बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है। प्रीवियस जो थ्योरी सीरीज है वहां पर भी मैंने इससे रिलेटेड आपको पढ़ाया था, तो इसको सभी आपके टॉपिक से लिंक करके आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है। तो इसके लिए कोई भी अगर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, कॉमन फीचर जो है कि कैसे आप किसी वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट मेथड्स के अंदर। विल अंडरस्टैंड द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इसके लिए जो अप्रोच फॉलो करते हैं उसको हम फ्लो डायग्राम से समझेंगे। कि सबसे पहले जो सिचुएशन एनालिसिस होती है कि जो डाटा कैप्चर किया गया या फिर जो भी गैप्स आइडेंटिफिकेशन है किसी भी प्लान को बनाने के लिए वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि कोई भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है कि वहाँ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वहाँ पर वेस्ट जनरेट कितना हो रहा है, किस तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है, कौन से वेस्ट को आपको मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले प्रायोरिटी सेटअप करना ज़रूरी है। उसके बाद जो डाटा कैप्चर होता है वहाँ पर उससे रिलेटेड जो गैप एनालिसिस है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंस होती है पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस की विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन थ्रू द विजन। तो वहाँ पर जो मिशन है, गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, विजन है कि कैसे आप किसी भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच को लागू करेंगे फॉर द प्लान डेवलपमेंट के लिए। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो एसपी के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए
उसको डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले विजनिंग एक्सरसाइज होती है, मतलब आपका एक विजन होना चाहिए प्लान को लागू करने के लिए या फिर शुरू करने के लिए। उसके बाद जो मिशन होता है, मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कैसे कैसे आपको वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है। फिर आपके पास गोल डेवलपमेंट होना चाहिए। मान लीजिए आपका गोल जो है वहाँ पर उसको आप अचीव करने के लिए जो पर्टिकुलर प्रोसेसेस करेंगे कि कैसे आप इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, तो उसके लिए गोल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है, मान लीजिए आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वेस्ट को आप यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल है कि कैसे उसको कंपोजिटिंग से करेंगे, इंसिनरेशन से करेंगे या कौन से प्रोसेस को यहाँ लागू करेंगे, तो उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट सक्सेस फैक्टर एनालिसिस, तो आपने कौन सी प्रोसेस को यहाँ लागू किया और आपको कितने प्रतिशत या कितने परसेंट वहाँ पर सक्सेस मिली है। उसके बाद जो बैरियर्स या गैप एनालिसिस है, आपने कोई भी प्रोसेस को लागू कर लिया और वहाँ पर उससे कितने आपको फ़ायदा हुआ है, वहाँ पर आपको उसको लागू करने में कोई हर्डल तो नहीं आई है, कोई आपको मतलब विघ्न तो नहीं हुआ है वहाँ पर, तो उससे रिलेटेड जो बैरियर्स हैं उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। के बेसिस पे लास्ट में स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करते हैं। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करने के बाद प्रायोरिटाइजेशन होता है और एक्शन प्लानिंग होती है। तो एक्शन प्लानिंग के अंदर जो मॉनिटरिंग स्टेटस है वो सब डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है उसको अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम कहीं पर भी लागू करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसल्टेटिव पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस को फॉलो करती हैं। तो इसके लिए ये सारे स्टेप्स को लागू करना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको हम कौन से वेस्ट के लिए ज़्यादातर फोकस करते हैं। डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड विद योर टॉपिक। तो इसमें ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो स्कीम होती है रिलेटेड विद द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको डिवाइस करना, उसको लागू करना के लिए कौन कौन सी चीज़ें पे एम्फेसाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो 3R प्रिंसिपल है, रिड्यूस करना, वेस्ट को रीयूज करना, रिसाइकल करना किसी भी लाइफ साइकिल ऑफ वेस्ट स्ट्रीम के लिए, तो ये ऑपरेशन के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एम होता है वो किसके थ्रू होना चाहिए, गो अप विद द वेस्ट हायरार्की। तो किस तरह का वेस्ट को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं और इसके लिए आप कौन कौन सी मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन है, कौन से लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है, तो वो सब किसके अंडर आते हैं, ऑपरेशन के अंदर आते हैं। तो अगर आपको किसी भी स्कीम को ऑपरेशन लेवल पे कैटेगराइज करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट वेरियस थीम्स आइडेंटिफाई करनी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल नेचर। तो जैसे कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, आप लागू कर रहे हैं उसको किसी भी वेस्ट पे, तो सबसे पहले कौन से वेस्ट पे आप उसको लागू करेंगे। तो उसको हम शुरू करते हैं जो लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है वेस्ट हायरार्की के अंदर, किससे, मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन के साथ। तो इसमें जो स्टार्टिंग है इसको हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फ्लो डायग्राम है, इसमें आपको वेस्ट हायरार्की से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। ये एक ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। सबसे पहले जो मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन होता है उसके अंदर प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन मतलब आप सबसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है किसी भी तरह का, तो आप ऐसा वेस्ट, ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करिए कि जिससे कम से कम वेस्ट जनरेट हो, मतलब आप लाइफ साइकिल उस प्रोडक्ट की ज़्यादा हो। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिए, जिसको हम बोलते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। तो ये किसके अंडर आ जाएगा, प्रिवेंशन के अंडर। उसके बाद जो मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन का सेकंड पॉइंट है वो है मिनिमाइजेशन। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है, कोई भी एक्टिविटी के थ्रू कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो आप उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसको कम कैसे कर सकते हैं। थर्ड जो मोस्ट फेवर ऑप्शन है वो है रीयूज। तो आप उस वेस्ट को कैसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्दी उसको डिस्पोज ना करना पड़े। तो फोर्थ नंबर पर आता है रिसाइकलिंग। तो थर्ड सेकंड आर जो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग, इसका थर्ड आर जो है रिसाइकलिंग, वो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे आप उस वेस्ट को रिसाइकल करके नेक्स्ट उससे एनर्जी रिकवरी कर सकते हैं। तो लास्ट जो लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है वो है डिस्पोजल। तो आपसे ये हायरार्की भी पूछ सकते हैं या फिर आपको एग्जाम में दे सकते हैं कि आप इसको बताइए कि कौन सा मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन है इन द ऑपरेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए
3R प्रिंसिपल जो है वो 3R क्या है। ऑपरेशन के अंदर क्या आता है कि मान लीजिए प्लान डेवलपमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉलो कर ली, तो उसके लिए जो थीम्स हैं वो डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक बैलेंस अप्रोच बनाना बहुत ज़रूरी है, जो किसके थ्रू आप बना सकते हो, ऑपरेशन के थ्रू। तो जो ये प्रोसेस है कोई भी इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो ये एनकम्पास करनी चाहिए एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम जनरेशन टू डिस्पोजल। तो इसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए कि वेस्ट जनरेशन से लेकर उसको डिस्पोजल कैसे करना है, और ये सभी वेस्ट स्ट्रीम्स के ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। तो सभी जो अपशिष्ट धाराएं हैं उस पर इसको लागू होना ज़रूरी है, और साथ में ये टारगेट करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर वेस्ट स्ट्रीम को भी। तो ये सभी चीज़ें ऑपरेशन के अंदर आती हैं। इसके अंदर जो वेरियस थीम्स हैं उनको असेसमेंट करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो डाटा है, मान लीजिए कि आपके पास डाटा होगा कि कितना वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, जैसे कि ई वेस्ट कितना है किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर, या फिर वहाँ पर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप थीम्स बना लेंगे, और इसमें ये ऑपरेशन प्रोसेसेस के अंदर आता है कि उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। फिर आफ्टर दैट आप उसको रिसाइकल कैसे करेंगे, रीयूज ऑप्शंस क्या हैं उस वेस्ट के लिए, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे आप मिलके उस अप्रोच को लागू कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ऑपरेशन के अंदर आती हैं। किसके ऑपरेशन, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए जो वेस्ट हायरार्की है उसमें मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन क्या था और लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन क्या था। ऑपरेशन के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, यहाँ पर स्टेप्स लागू किए जाते हैं कि स्ट्रैटेजिक या ऑपरेशनल सिलेक्शन कैसे किया जाएगा टेक्नोलॉजीज का फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जो सिटी या सिविक अथॉरिटीज़ होती हैं ये कैरी आउट करती हैं असेसमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जैसे कि कलेक्शन से रिलेटेड क्या टेक्नोलॉजी है, सोर्टिंग या फिर रिकवरी से, रीयूज या फिर ट्रीटमेंट जो है वेस्ट का उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट असेसमेंट है, ये सब ये लागू किया जाता है। उसमें पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत बड़ा प्ले रोल करता है कि पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन सी रिकवरी या फिर कलेक्शन से लेकर कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कैसे वो वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आप उसको कैसे लागू कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनको प्रपोज करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है टू प्रपोज द सुटेबल स्कीम्स रिलेटेड विद दिस इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कोई भी स्कीम मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट में लागू हुई है, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आप उसको कैसे समर्थन देंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कैसे वहाँ पर कोऑपरेट करेंगे या हेल्प करने के करेंगे। तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि किसी भी टेक्नोलॉजी ऑप्शन को असेसमेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट है उसके अंदर 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलना चाहिए कि इकोनॉमिक वे से वो किसी भी तरह मतलब ज़्यादा इकोनॉमी पे इफेक्ट ना करे, कि ऐसा हमने प्लान बना लिया कि वहाँ की स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी फेल हो गई, उसके बाद वो इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, और सोशली वो मतलब सोशल लेवल पर भी वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, उसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अदर जो इसके अंदर स्टेप आता है वो है कि जो आउटकम है वो सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट टेक्नोलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं, सैट, तो उसको वो आउटकम जो है वो फॉलो करनी चाहिए रादर देन एम्फसाइज ऑन अ सिंगल एस्पेक्ट अलोन। इससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद जो परिणाम होगा वो सिर्फ एक पहलू पर जोर ना दे, बल्कि वो जो प्रौद्योगिकी का स्थिरता आकलन है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो उसमें सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो जो ये असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये लागू की जाती है विद द यूज ऑफ द सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी। तो इसके लिए जो मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप सस्टेनेबल व्यू को असेस कर सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो उसके लिए जो ग्लोबल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम करती हैं, जैसे कि यूएनईपी और आईआईटीसी भी इससे रिलेटेड वर्क करती है। हम इस इमेज के थ्रू समझेंगे कि कैसे इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कौन से स्टेप जो स्ट्रैटेजिक या ऑपरेशनल सिलेक्शन है किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कौन सी टेक्नोलॉजी जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में फॉलो होनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो गैप्स हैं, वहाँ पर जो हर्डल्स है, जो बैरियर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। फिर आफ्टर दैट जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस प्लान को लागू करने के लिए उसको फॉर्मुलेट करना ज़रूरी है। थर्ड स्टेप जो है जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट है उसको कैरी आउट करना ज़रूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल होगी।
देन आफ्टर दैट जो थीम्स हैं एज पर द सिटी वेस्ट मैनेजमेंट नीड्स, कि कौन से सिटी के लिए कौन से थीम को यहाँ पर लागू करना चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बाद जो वेरियस स्कीम्स हैं उनको डिवाइस करना ज़रूरी है, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या स्कीम्स लागू हो रही है फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो लास्ट जो स्टेप होता है वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जो रिलेटेड स्कीम्स है, मान लीजिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लागू की है, तो आप उसको कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं कि उससे दोनों स्कीम्स का इंटरलिंकेज से वहाँ पर फ़ायदा हो। तो इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए सारे स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्कीम। तो जो ये स्कीम है ये एड्रेस करनी चाहिए जो स्ट्रैटेजिक या ऑपरेशनल सिलेक्शन है किसी भी टेक्नोलॉजी का। तो कोई भी योजना है उसकी प्रौद्योगिकी या उसकी रणनीति या परिचालन चयन को संबोधित करना बहुत ज़रूरी है। और जो वो स्कीम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, किसके थ्रू, प्रोटेक्शनरी या फिर जो कंप्लायंस है रिलेटेड विद देयर गोल, थीम, प्रायोरिटी और बजट। ये प्लान को इंटीग्रेटेड प्लानिंग या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसको लागू करने के लिए सभी चीज़ों को, कंप्लायंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जो उसका गोल है, उसकी जो थीम्स फॉलो हो रही है, कौन से वेस्ट का आप पहले मैनेजमेंट करेंगे, उसकी प्रायोरिटी जो है, और जो उसका बजट है, फाइनेंशियल जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, इन सबको इक्वली लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है ये किसी भी सिविक अथॉरिटी को फॉलो करनी चाहिए, किसके लिए, फॉर द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। किसके लिए टेक्नोलॉजी, फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है तो ये उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन होता है वो सब जो है इसके अंदर ये स्टेप्स को, इन स्कीम्स को लागू किया जाता है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में यहाँ पर बताया है। फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज थ्योरी सीरीज 12 फॉर द पेपर 2। तो आज हमने टॉपिक 4 को पूरा डिटेल में कवर किया है, डेवलपमेंट प्लानिंग ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप सभी मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी है कि डेफिनेशन क्या होती है ISWM की। आफ्टर दैट हमने ISWM को कैसे प्रपोज किया जाता है, इससे रिलेटेड जो अप्रोचेज हैं वो क्या हैं, वो सब डिटेल में देखा है। फिर हमने इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को एक फ्लो चार्ट के थ्रू एंड किया था कि 3 जो फैक्टर्स हैं वो क्या फैक्टर्स थे, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए, रिलेटेड विद द प्रोसेसेस रिलेटेड विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देन हमने जो मेजर फीचर्स है, प्रमुख विशेषताएं है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसको पूरा डिटेल में कवर किया है। और फिर आफ्टर दैट हमने सेकंड पार्ट जो है कि कैसे हम प्लानिंग को डेवलप करते हैं फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमने UNEP का रोल पढ़ा था और कौन सा जो सेशन है फॉर द ग्लोबल मिनिस्ट्रियल इन्वायरमेंट फोरम हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, आप सभी मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर हमने उसके बाद UNEP का जो बाली स्ट्रेटेजिक प्लान है कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, उसका रोल पड़ा है फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर कैसे नंबर ऑफ एक्शन को हम फॉलो कर सकते हैं, गाइडलाइंस क्या है कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जिसमें हमने 4 सेट ऑफ गाइडलाइंस को पढ़ा है फॉर द मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए। फिर हमने कि हमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को क्यों फोकस करना चाहिए, इससे रिलेटेड डाटा पढ़ा है। और साथ में हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये सारे प्रोसेसेस को देखा है कि इसके लिए क्या ज़रूरत है, क्यों हमें ISWM को फॉलो करना चाहिए। आफ्टर दैट हमें डेवलपमेंट ऑफ प्लान पढ़ा है कि कैसे हम ISWM के प्लान को डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि SP प्रोसेस क्या होती है। आफ्टर दैट हमने मेन कंपोनेंट जो है किसी भी स्ट्रैटेजी के वो फॉलो किए कि कैसे डिजाइनिंग करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी प्लान की। देन हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है उससे रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पूरा डिटेल में कवर किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे होनी चाहिए। फिर हमने उसके फ्लो डायग्राम में जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है उसको पूरा समझा है कि इसको हम कैसे लागू कर सकते हैं। हमने यूज पढ़ा है, उपयोग पढ़ा है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। फिर हमने 3 एरियाज इसके देखे हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में किन 3 एरियाज पर इसको लागू करना चाहिए। देन हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो क्यों जरूरी है, क्या क्या प्रोसेसेस है। फ्लो डायग्राम के थ्रू हमने समझा है कि विजन क्या होता है, मिशन, डेवलपमेंट ऑफ गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर लास्ट में हमने ऑपरेशन पढ़ा है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसके लिए जो मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन है, लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है, वो सब हमने फ्लो डायग्राम के थ्रू देखा है।
देन जो थीम्स है कि कैसे किसी भी प्लान डेवलपमेंट को अप्रोच को फॉलो करना है, वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग या फिर ऑपरेशनल सिलेक्शन टेक्नोलॉजी के लिए। तो उसके लिए हमने इमेजेस देखी थी और पूरा डिटेल में कवर किया था कि कैसे कैसे आप इसको लागू कर सकते हैं। तो एस्पिरेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज थ्योरी सीरीज। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट तो आप हमसे मेन कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लगातार अपने डाउट्स पुटअप कर रहे हैं, तो आप भी अपने डाउट्स पूछते रहिए, क्लेरिफाई करते रहिए, सो दैट आपको एग्जाम तक कोई भी डाउट ना बचे और आप इजिली यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। प्रीवियस जो सुपर टेस्ट सीरीज 18 है उसमें हमने पेपर 1 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बिहार की स्कीम्स को कवर किया है, तो उन सब स्कीम्स को आप देख लीजिए। पेपर 1 से रिलेटेड भी आप साथ साथ सारी सुपर टेस्ट सीरीज को देखते रहिए। थ्योरी सीरीज आप जैसे देख रहे हैं तो उसके बाद सुपर टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करते रहिए। तो आप किसी भी तरह को कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। हमने जैसे अपने वर्ड्स थे कि हम आपको पूरा सिलेबस ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम कर रहे हैं। तो आप सब भी जो है कंटिन्यूसली पूरा अच्छे से सारी प्रिपरेशन को फॉलो करते रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो साथ साथ आप पूछते रहिए। सो नेक्स्ट थ्योरी सीरीज के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आपका जो होमवर्क है वो है आपको सारी थ्योरी सीरीज को रिवाइज करना है और सुपर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना है, दैट आप नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर सके और एग्जाम के लिए भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सो एस्पिरेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ शेयर करते रहिए, सो दैट उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले और उनको भी एक अच्छी राइट गाइडेंस और इतनी अच्छी एजुकेशन मिल सके थ्रू आवर चैनल। तो आप सभी हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें आपकी सपोर्ट की और आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, सो दैट हम ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर कराते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ जल्द ही। जय हिंद।